अच्छे हो ना? आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग परिचय। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग परिचय। हमने आपको क्या पढ़ाया था? अव्यय। क्या पढ़ाए थे? अव्यय। अव्यय का ही ये क्या है? फर्स्ट है उपसर्ग परिचय भाग, है ना? क्रिया विशेषण, समुच्चय, बोधक, चाबी और ये उपसर्ग। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? उपसर्ग परिचय। तो देखिए उपसर्ग परिचय, है ना? उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में? 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22। 22 को संस्कृत में क्या कहेंगे? द्वाविंशति। क्या कहेंगे? द्वाविंशति। तो आज हम उपसर्ग की परिभाषा आपको बता रहे हैं संस्कृत में किसे कहते हैं? उपसर्ग। देखिए यह शब्दांशः कस्यापि धातो वा पूर्व प्रयुज्य तस्य अर्थे परिवर्तनं विशेषतां वा आनयति स उपसर्गः। देखिए और एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। यह शब्दांशः कस्यापि धातो वा पूर्व प्रयुज्य तस्य अर्थे परिवर्तनं विशेषतां वा आनयति सः उपसर्गः। ये संस्कृत की परिभाषा है। क्या की परिभाषा है? संस्कृत की। अब हम आपको इसका हिंदी बता रहे हैं। देखिए जो शब्दांश किसी भी शब्द के या धातु के, जो शब्दांश किसी भी शब्द के या धातु के पहले प्रयुक्त होकर, जो शब्दांश किसी भी शब्द के या धातु के पहले प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देता है वह उपसर्ग कहा जाता है। तो क्या बताया हमने? शब्द या धातु के पहले प्रयुक्त होता है। उपसर्ग शब्द या धातु के पहले क्या होता है? प्रयुक्त होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय कब लगते हैं? बाद में लगते हैं, है ना? तो याद रखिएगा आप लोग, उपसर्ग कब लगते हैं? पहले लगते हैं, है ना? शब्द या धातु के पहले लगते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22। 22 को संस्कृत में कहेंगे द्वाविंशति। 22 को कहेंगे द्वाविंशति। आपको परीक्षा में आ सकता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो कितनी बोलेंगे? द्वाविंशति होती है। कितनी होती है? द्वाविंशति यानी 22 होती है। देखिए अब धातुओं से पूर्व जुड़ने वाले उपसर्गों का प्रभाव 3 प्रकार से दिखाई देता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। धातुओं से पूर्व जुड़ने वाले जो उपसर्ग होते हैं उनका प्रभाव 3 प्रकार से दिखाई देता है। जैसे देखिए पहला प्रभाव है इसका, कोई उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को, धातु किसे कहते हैं पता है ना? ग्र धातु, गम धातु, है ना? नी धातु। तो धातु के मुख्य अर्थ को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? धातु के मुख्य रूप को पूर्ण रूप से क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। जैसे गच्छति, तो गम क्या है? एक धातु है। गम क्या है? धातु है। गच्छति यानी जाता है। गच्छति यानी जाता है। तो इसमें क्या लग गया? देखो आ उपसर्ग लग गया। क्या लग गया? आ उपसर्ग। यहाँ लिखा है धातु के मुख्य अर्थ को पूर्ण रूप से क्या कर देता है? वो परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ गच्छ यानी गम यानी जाना होता है, गच्छ यानी भी जाना होता है। तो गम धातु है, यहाँ क्या लगी है? गम धातु लगी है। तो उसके रूप को उसने क्या कर लिया? परिवर्तित कर दिया। तो देखिए धातु के पहले क्या लग गया? आ लग गया। धातु के पहले क्या लग गया? आ। तो क्या हो गया? आगच्छति। क्या हो गया? आगच्छति यानी आता है। आगच्छति यानी आता है। अब देखिए दूसरा, समझ आ गया पहला वाला? गम क्या थी? धातु थी। गम यानी क्या होता है? जाना। गच्छ यानी जाना। तो गम यहाँ धातु थी, उसके अर्थ को उसने क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। और धातु के पहले क्या लग गया? आ उपसर्ग लग गया। क्या लग गया? अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रभाव क्या है? कोई
धातु के अर्थ को, दूसरा नियम है इसका कि कोई उपसर्ग धातु के अर्थ को परिवर्तित नहीं करता है। जैसे वसति, जैसे वसति यानी रहता है, वसति यानी रहता है, और निवसति यानी भी रहता है। तो देखो परिवर्तन किया गया, रहता है दोनों में आ गया। बस्ती यानी भी रहना ही होगा और निवसति यानी भी रहना होगा, लेकिन यहाँ कौन सा उपसर्ग लगा है? नी उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? नी उपसर्ग लगा है। देखिए तीसरा नियम है इसका, कोई उपसर्ग विशेषण होकर धातु के अर्थ को और भी विशिष्ट बना देता है। तीसरा नियम है इसका, कोई उपसर्ग विशेषण होकर धातु के अर्थ को और भी विशिष्ट बना देता है। यानी विशेषण देखिए, जैसे जानाती, जैसे जानाती यानी जानता है, जानाती यानी जानता है, और भी जानाती यानी विशेष रूप से क्या करता है? जानता है। विशेष रूप से क्या करता है? जानता है। यानी क्या कर दिया उसने? विशिष्ट बना दिया। यानी विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से क्या कर रहा है? वो जान रहा है। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग लगा बेटा? वी उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? वी। तो कल हम आपको 22 उपसर्ग लिखवाएंगे, ठीक है? द्वाविसंति, 22 उपसर्ग, द्वाविसंति। तो कल हम आपको 22 उपसर्ग लिखवाएंगे और उनका प्रयोग भी समझाएंगे, ठीक है? ठीक है।